अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। मान लीजिए इत्मीनान समझते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली इंपॉर्टेंट इशू है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में थोड़ा बहुत बायंसी में भी आपने क्लास 9 में पढ़ा होता है, लेकिन मैं पूरी बात डिटेल में करना चाहता हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको CG भी शॉर्ट में कहते हैं, CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है एक एक करके समझेंगे। कि मान लीजिए, ठीक है, कंसीडर द सिचुएशन कि आपके पास एक बॉडी है। अब बॉडी जो होगी, बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती, बॉडी एज अ होल तो नहीं होती नहीं है। तो बॉडी के कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। तो मैंने मान लिया कि बॉडी के फिलहाल 5 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, होते करोड़ों में हैं, मैंने 5 माने आपको इजीली समझाने के लिए। तो W1 मतलब एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। तो हर चीज़ का जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, ये तो आपको पता है। तो इस पार्टिकल का वेट W1, इसका W2, इसका W3, इसका W4 सब नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि इस बॉडी में हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, समझिएगा। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने G, और इस पॉइंट पे हमने एक कील गाड़ दी, यानी ये पॉइंट हमने कर दिया फिक्स। फिक्स करने से क्या हुआ कि हमने ये नोटिस किया कि जब हमने इसको दीवार पे ऐसे फिक्स कर दिया, मतलब ये एक लकड़ी का वुडन पीस मान लीजिए, और हमने G पॉइंट पे इसको हमने फिक्स कर दिया, तो ये देखा कि ना ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ ना एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक ही पॉइंट पे फिक्स किया है आपने भी, लेकिन ना ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 100% जब आपने इसको फिक्स किया, समझिएगा बहुत ध्यान से, तो इस फोर्स का ऐसे समझिए, ये इसको अगर मैं ऐसे बना दूँ तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ इसको R3 कह सकते हैं। ऐसे ही ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। पॉइंट ऑफ रोटेशन से इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक R4 हो जाएगा। फिर लाइन पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, R5 हो गया। इन द सेम वे ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ से पॉइंट ऑफ रोटेशन से हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R2 हो गई। फिर हमने इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, है ना, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R1 हो गई। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ना ये क्लॉकवाइज घूमा ना ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा। इसका मतलब ये है कि जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट थे और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट थे वो सारे बैलेंस हो गए, ठीक है। यानी कि हुआ क्या, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हुआ ये कि W1 R1 ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, और W2 R2 ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और क्योंकि ये घूमा नहीं, इसलिए राइट एंटी क्लॉकवाइज वाले बराबर हो जाएंगे। W3 R3 प्लस W4 R4 प्लस W5 R5। आप बात समझ रहे हैं? यानी कि G वो पॉइंट है जिसके अबाउट सारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉडी रोटेट नहीं होती। समझ गए आप? मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर सेलेक्ट किया हुआ एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, कि अगर वहाँ पे हम एक कील गाड़ दें और उसको लटका दें तो बॉडी ना क्लॉकवाइज रोटेट होगी ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, यानी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। यानी एंटी क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट और क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट सब बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होता है। या ये कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट का जो सम होता है वो 0 होता है। यही तो होता है भैया। तो ऐसे कह दें कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, या ऐसे कह लो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू 0। बात तो एक ही है ना? तो समझ गए आप? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये G, ये जो G लिखा हुआ है ये बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो
सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या है वही देखिए लिखा हुआ है. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ वेट्स का मोमेंट, वेट्स का मोमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज 0. ठीक है, इसको हमने प्रूफ के हिसाब से हमने लिखा है. ठीक है, जैसे अभी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. आपके लिए पूछा नहीं जाता है लेकिन मैं आपके लिए प्रूफ कर रहा हूँ. तो बिकॉज अबाउट G body is in equilibrium, therefore this is the condition, therefore it can be written as प्लस का W1 R1 प्लस का W2 R2, इसको इधर ले आते हैं, प्लस माइनस का W3 R3 प्लस माइनस का W4 R4 प्लस माइनस का W5 R5 इज इक्वल टू 0. इसी को तो कहते हैं बेटा एल्जेब्रिक सम. विद साइन ऐड करना ही एल्जेब्रिक सम होता है. यानी कि यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये क्या हुआ टोटल बाकी के जो हैं बाकी वाले टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू 0. यही तो है स्टेटमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कि G के अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, एल्जेब्रिक सम, जो एल्जेब्रिक सम होता है यानी कि जो विद साइन एडिशन होता है वो हमेशा 0 आता है. ठीक है, क्लियर हो गया. सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन एकदम ओके है. अब हम कुछ और बातें भी बता देते हैं. यहाँ मैंने लिखा हुआ कुछ देखिए. हियर G डिनोट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. इस फिगर में जो G है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिनोट कर रहा है, जो कि ठीक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी वेयर एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम टू एट. ये एक नई थ्योरी है आपके लिए. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने ये तो समझ लिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे अगर एक कील गाड़ दें तो बॉडी रोटेट नहीं करती, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सारे पार्टिकल्स का और क्लॉकवाइज मूवमेंट सारे पार्टिकल का बराबर हो जाता है. या एल्जेब्रिक सम सबका मूवमेंट का 0 हो जाता है. ठीक है, ये आप समझ गए. ये नई थ्योरी है आपके सामने कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट भी होता है बॉडी के अंदर जिस पे हम ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा मास, पूरा वेट उसी पे काम कर रहा है. आई बात, सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफरेंट. सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, ऐसे ही कुछ होता है थोड़ा सा कि सेंटर ऑफ मास में हम लोग ये बोलते हैं कि सारे पार्टिकल्स का जो टोटल मास है हम सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पे हम सारा का सारा वेट एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे सर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कुछ फ़र्क होता है. तो अभी हम थोड़ी देर बाद आपको जब कुछ और स्पेशल पॉइंट्स बताएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, तो हम आपको बताएंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं आखिर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में. ठीक है, समझ में आ गया. सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर हम ये एज्यूम करते हैं कि सारे पार्टिकल्स, जितने भी इस बॉडी के अंदर पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, उन सारे पार्टिकल्स का वेट यहीं पे एज्यूम कर लिया जाएगा. मतलब ये है कि आप पूरी बॉडी को वैनिश कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए. ठीक है, और आप ये मान सकते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का जो वेट है वो सिर्फ इस पॉइंट पे आ रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. यानी कैपिटल W अगर मैं लिख दूँ तो ये कैपिटल W जो होगा वो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 के सम के बराबर आ जाएगा. समझ गए. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे हम सारे के सारे पार्टिकल्स के वेट का टोटल एज्यूम कर सकते हैं. यानी कुल मिला के पूरी बॉडी हटा दो, सिर्फ एक पॉइंट आप ले लो, तो यानी क्या हुआ कि अब बॉडी की शेप और साइज़ हमारे लिए इमैटेरियल हो गई. कोई मतलब नहीं है बॉडी के शेप और साइज़ का. ठीक है, यानी इस समय हम बात मोमेंट ऑफ फोर्स की नहीं कर रहे हैं. इस समय हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि क्या हम एक बॉडी को एक पार्टिकल की फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं, जैसा कि नॉर्मली हम लोग करते हैं. और इन फ्यूचर भी यही करेंगे कि एक बॉडी को क्या एक पार्टिकल माना जा सकता है. जवाब है हाँ. कि अगर हम क्या करें कि पूरी बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका वेट उठा के अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मान लें तो आप बॉडी के शेप को, बॉडी के साइज़ को भूल जाइए. अब वो पूरी बॉडी एक क्या बन गई, एक पॉइंट बन गई. ठीक है, वही मैंने लिखा है
Here G denotes the center of gravity of the body where entire weight of the body can be assumed to act. Hence, body can be considered to be a point of equivalent weight. यानी बॉडी को हम एक पॉइंट मान सकते हैं जिसका वेट उतना ही है जितना इस पूरी बॉडी का था। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहला पॉइंट देखिए, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी ऑफ गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है किसी बॉडी का वो बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है, यानी कि ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यानी जो बॉडी का मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब अल्टीमेटली आप मोटी मोटी भाषा में समझिए, हम बात शेप की कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक हमारे पास मटेरियल था, कुछ मास था मटेरियल का, हमने उसको पहले एक रॉड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसा कि हम लोग अभी तक जानते हैं कि अगर कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी होती है तो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करती है। ठीक है, मतलब ये अभी आएगा बात। ठीक है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्म रॉड जैसे है, कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। ठीक है ना, तो अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो ये इसका सेंटर हुआ, यही सेंटर पे इसका यूनिफॉर्म रॉड का क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। अब आप इसी रॉड को मोड़कर घुमाकर एक रिंग बना दीजिए, तो जब ये रिंग बन जाएगी तो रिंग का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, ओके, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रिंग भी यूनिफॉर्म है। मैंने क्या बताया, यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। तो यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ ज्योमेट्री ये है और यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ ज्योमेट्री ये है। तो इसका मतलब क्योंकि बॉडीज यूनिफॉर्म है इस वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उनका वहीं पे होगा जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ज्योमेट्री होता है ना। तो अब यहाँ पे कुल मिला के बात समझ रहे हैं, फिर बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म बॉडी का जहां पे ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। जैसे ये रॉड है तो रॉड का सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर है, यहीं पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ये रिंग है, ये रिंग का सेंटर हुआ, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ठीक है, यही इस रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। पहला पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन होती है वो बॉडी के शेप पे डिपेंड करती है। हम वही बता रहे हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले सेंटर पे है और हमने इसको मोड़ के बेंड करके यूनिफॉर्म रिंग बना दिया, ठीक है, तो अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे आ जाएगा। इसका मतलब क्लियर है कि मास पे डिपेंड नहीं करता सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिपेंड करता है कि उस मास को कैसे शेप दिया गया है। ठीक है, उसको कैसे, उस मास को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे फैलाया गया है। आइए बात समझ। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटीरियल ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, समझ रहे हैं, कतई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हो वो बॉडी के मास के अंदर ही हो। फिर से ऊपर वाला एग्जांपल देखिए, ये उतने ही मास की रॉड, ये उतने ही मास का रिंग, लेकिन इस केस में जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मटेरियल के अंदर लाई कर रहा है। ये मटेरियल है रॉड का और यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटेरियल के अंदर है। लेकिन जब हमने इसी को रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस समय ऐसे स्पेस में आ गया है जहां पे जगह ही नहीं, मतलब जहां पे मास ही नहीं है, ये खाली जगह है। आई बात समझ में? यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के मटेरियल के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टार मैंने क्यों लगाया यहां पे? स्टार मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि यही एक डिफरेंस है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर। जब आप डिटेल में क्लास 11 में सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के मटेरियल के अंदर ही पाया जाता है। ये कंपल्सरी फैक्टर है उसका, यानी सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के जहां पे मटेरियल होगा बॉडी का वहीं पे पाया जाएगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे मटेरियल है वहां भी हो सकता है और जहां पे नहीं है वहां भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि बॉडी का शेप कैसा है, बॉडी में मास किस तरीके से फैलाया गया है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिंग। रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसी जगह पे होती है जहां मास नहीं होता। हॉलोस्फेयर, हॉलोस्फेयर का भी सेंटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, लेकिन हॉलो होने की वजह से अंदर मटेरियल नहीं होता। हॉलो कोन,
हॉलो कोन, ठीक है, हॉलो कोन में भी ये देखिए एक फिगर बना हुआ है। हॉलो कोन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से h/3, अगर कोन की पूरी हाइट h है तो बेस से h/3 हाइट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा अंदर, लेकिन अंदर मास नहीं क्योंकि कोन हॉलो है। आई बात समझ में? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कतई जरूरी नहीं है कि वो, ये भी लिखा है इज नॉट नेसेसरी, कतई जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटेरियल के अंदर पाई जाए या मटेरियल से बाहर चली जाए। थर्ड पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी। अभी जो मैं बार बार बोल रहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यूनिफॉर्म बॉडी का होता है वो हमेशा उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही लाई करता है, वही लिखा हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी। पॉइंट ऑफ नोटेड, ज्योमेट्रिक सेंटर पे जो लाई करने वाली बात है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, सीजी की, वो हमेशा यूनिफॉर्म बॉडी के लिए होता है, इसलिए मैंने अंडरलाइन पहले से ही कर लिया। लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिलेंडर या रॉड। भाई सिलेंडर हुआ तो मोटा हुआ, पतला कर दिया तो रॉड हो गया, है ना। तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, चाहे सिलेंडर हो चाहे रॉड। देखिए मैंने एग्जांपल दिया था, रॉड या सिलेंडर मान लीजिए यहाँ पे होगा उसका, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक सिलेंडर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, यहाँ सेंटर पे, मतलब ऊपर और नीचे से बराबर हाइट पे और लेंथ के बीचों बीच, ठीक है ना। अब अगला एग्जांपल है यूनिफॉर्म स्फीयर, सेंटर पे आएगा यूनिफॉर्म स्फीयर। यूनिफॉर्म रिंग बता दिया। यूनिफॉर्म लैमिना, लैमिना का मतलब होता है प्लेट, शीट। जैसे कोई प्लेट है आपके पास चौकोर या ट्रायंगुलर, ठीक है, या पेंटागोनल, हेक्सागोनल, कोई भी प्लेट हो, ठीक है, तो प्लेट इज नोन एज लैमिना, ठीक है। तो लैमिना थिक हो या थिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो यूनिफॉर्म है, यानी उसकी सारी डायमेंशंस, यानी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, है ना, सॉरी मतलब उसका जो भी डायमेंशन है, मतलब जैसे ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स, स्क्वायर है तो चारों साइड्स, ठीक है, रेक्टेंगल है तो चारों साइड्स, इस तरीके से सारी साइड्स के हिसाब से अगर वो यूनिफॉर्म शेप की है, और थिकनेस भी यूनिफॉर्म, ठीक है, थिकनेस, ठीक है, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा। यहाँ पे यूनिफॉर्म शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं, यूनिफॉर्म शब्द का मतलब है मास यूनिफॉर्मली फैला होना चाहिए। मतलब लैमिना में ये इंपॉर्टेंट है कि थिकनेस ऑफ द प्लेट कहीं कम कहीं ज़्यादा हो। लैमिना क्या, जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ के लिए मैं यूनिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहाँ पे थिकनेस यानी मास का जो अमाउंट है वो हर जगह उतना ही होना चाहिए। मतलब अगर रॉड में इस जगह पे इतना मास है तो इस जगह पे भी उतना ही मास होना चाहिए, ये कंपलसरी है यूनिफॉर्म होने के लिए बॉडी का। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अगर यूनिफॉर्म शेप की बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म बॉडी लाइज इन द हैवियर पोर्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म बॉडी की। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है तो उससे उस शेप में क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में ये होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्मली ये नोटिस किया जाता है कि बॉडी का जो हैवियर पार्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशंस अलग तरीके से होती हैं, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म बॉडी, मतलब यूनिफॉर्म बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, लाइज इन द हैवियर पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सॉलिड कोन और होलो कोन बनाया, आई बात समझ में? तो हैवियर पोर्शन यानी सॉलिड नीचे का पार्ट हैवी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे वाले हिस्से के ज़्यादा नज़दीक पाया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप जब एग्जैक्ट हाइट के हिसाब से देखेंगे तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको याद भी करना है आपको कि सॉलिड कोन और हॉलो कोन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बेस के सेंटर से वर्टिकली ऊपर h/4 हाइट पे होता है अगर सॉलिड कोन है तो, h/3 हाइट पे होता है अगर हॉलो कोन है तो। अगर h यहाँ पे क्या है, कोन का हाइट है। आ गई बात समझ में? तो दो बातें मैंने क्लियर करी यहाँ पे आपको। पहली चीज़ कि जो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी होती है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमेशा हैवियर पोर्शन में पाया जाता है, और इसके लिए मैंने दो एग्जांपल दिए कि आपको याद भी करना है कि सॉलिड कोन और हॉलो कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/4 और h/3 रिस्पेक्टिवली हाइट पे पाया जाता है। पांचवा पॉइंट है अ बॉडी कैन ऑल्सो बी बैलेंस्ड एट एनी पॉइंट वर्टिकली अबव और बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपको एक क्वेश्चन थ्योरी में मिलेगा जब एक्सरसाइज करेंगे आप, ठीक है। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि जैसे रिंग है तो इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप
इस जगह पे अगर आप कील गाड़ने की कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मटेरियल नहीं है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? बैलेंस करने का तरीका ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाता हुआ आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए और उस वर्टिकल लाइन पे जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे, है ना, वहां पे आप उसको किसी भी तरीके से नाइफ एज पे लटका दीजिए। मतलब ये है कि सपोज आपको जैसे यहाँ पे अटकाना है, आप इस जगह इसको ऐसे नाइफ एज पे लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ऊपर नहीं लगाना है, आप ऐसे लगा दीजिए। इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर के केस में क्या कर सकते हैं? सिलेंडर के केस में हमने हुक ऐसे लगा दिया, मान लीजिए ऊपर से पकड़ के ऐसे लटका दिया, ऐसे, ये मार्कर है, ऐसे लटका दिया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, या दूसरा मेथड ये भी है अपने पास, ये आप नाइफ एज को ऐसे लगा दीजिए, इस तरीके से, है ना। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपको किसी भी बॉडी को बैलेंस करना है तो ज़रूरी नहीं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही पकड़ा जाए, ठीक है। आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होते हुए आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। वर्टिकल लाइन पे आपको जहां फिजिबल लगे, जहां अच्छा लगे, जहां सटीक लगे, उस जगह पे आप उस पर एक नाइफ एज रख दीजिएगा और बैलेंस हो जाएगा। नाइफ एज से लटका दीजिए या नाइफ एज पे उसको रख दीजिए, बैलेंस हो जाएगा।